नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेखों द डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग ऑफ इंडिया और नंबर ऑफ कंट्रीज वीयरिंग टुवर्ड्स ऑथोरिटेरियनिज्म ऑन राइज रिपोर्ट एवं हाल ही में जारी ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी तरफ अगर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा वो अगर अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इन कथनों की पड़ताल हम हालिया जारी ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल आईडिया यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने जारी किया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल आइडिया स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में 165 देशों का 116 संकेतकों के आधार पर आकलन किया गया है। ये संकेतक लोकतंत्र की 5 विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत हैं। ये विशेषताएं हैं प्रतिनिधि सरकार, मौलिक अधिकार, सरकार पर नियंत्रण, निष्पक्ष प्रशासन और सहभागी भागीदारी। रिपोर्ट में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि दुनिया के कई देश सत्तावाद और निरंकुश शासन की तरफ बढ़ रहे हैं। कई देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट में इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि दुनिया के कई देश कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए अलोकतांत्रिक और गैर जरूरी हथकंडे अपना रहे हैं। यहाँ तक कि भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी अब डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग देशों की सूची में शामिल हो गया है। रिपोर्ट में इसके पीछे जिम्मेदार कई वजहें बताई गई हैं। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, लोकतंत्र की स्थिति के मामले में दुनिया के अन्य देशों की स्थिति और रिपोर्ट में निहित अन्य महत्वपूर्ण आयामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र पर हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट में 3 तरह की सरकारों का जिक्र किया गया है: लोकतांत्रिक, मिश्रित और सत्तावादी हुकूमत। कई देशों में सरकार के हिसाब से बीते कुछ सालों से बदलाव देखने को मिले हैं। 2021 में सबसे बड़ा बदलाव म्यांमार और अफगानिस्तान को लेकर देखने को मिला। तख्ता पलट और वापस सैन्य कब्जा होने की वजह से म्यांमार अब पूर्ण लोकतंत्र से बदलकर पूर्णतः एक सत्तावादी हुकूमत में बदल गया है। 2020 में भी आइवरी कोस्ट, सर्बिया और माली जैसे देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई और 2021 में माली और अफगानिस्तान जैसे देश मिश्रित हुकूमत से सत्तावादी हुकूमत में बदल गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल लोकतंत्र की गिरावट को लेकर ही बदलाव देखे गए हैं, बल्कि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के लोकतंत्र दिखलाई पड़ते हैं। चंद देश ऐसे हैं जहां वास्तविक लोकतंत्र है, वहीं कई देश ऐसे भी हैं जो लोकतंत्र की आड़ में निरंकुशता की तरफ बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि लोकतंत्र के पर्दे के पीछे से निरंकुश शासन चलाने वाले देशों की संख्या वास्तविक लोकतंत्र वाले देशों की संख्या से अधिक है। 2016 और 2020 के बीच के दौर में सत्तावाद की ओर बढ़ने वाले देशों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। इतना ही नहीं, गैर लोकतांत्रिक देशों में भी सत्तावाद की जड़ें गहरा रही हैं। सत्तावाद के गहराने से प्रभावित देशों की संख्या के मामले में साल 2020 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे खराब साल साबित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और हंगरी, पोलैंड एवं स्लोवेनिया जैसे
यूरोपीय संघ के इन 3 सदस्य देशों में भी लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई। बीते कुछ सालों से अमेरिका में लोकतंत्र पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, लेकिन साल 2021 में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका को ऐसे देशों की सूची में शामिल किया गया है जहां लोकतंत्र पर आघात किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से साल 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में पूरी मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और अपने ही देश की चुनाव प्रणाली को खारिज किया, वह दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देश को कतई शोभा नहीं देता। इस तरह के तमाशे का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ता है, जैसा कि म्यांमार, पेरू और इजराइल जैसे देशों में भी देखने को मिला। इन देशों में भी अमेरिका से प्रेरित होकर अपने देश की चुनाव प्रणाली को खारिज करने के मामले देखे गए थे। अमेरिका में न केवल चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़े किए गए, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन, विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश और रंगभेद को हवा देने के काम में भी खूब तेजी आई। रिपोर्ट का मानना है कि बीते साल आई कोरोना महामारी ने सरकारों को लोकतंत्र को कुचलने का एक नया हथियार दे दिया है। आज इस हथियार का उपयोग दुनिया भर में किया जा रहा है। इस दौरान डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग में काफ़ी तेजी देखी गई। बैकस्लाइडिंग के सबसे चिंताजनक उदाहरण दुनिया के बड़े देशों में शामिल भारत और ब्राज़ील जैसे देश हैं। ऐसे में हमें देखना होगा कि आखिर यह डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है क्या और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो आइए अब रुख करते हैं डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की तरफ। इससे तात्पर्य किसी राज्य की ऐसी कार्रवाई से है जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचे। साधारण शब्दों में कहें तो किसी लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट या फिर उसका लोकतांत्रिक रूप से पीछे खिसकना ही डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है। बीते एक दशक में डेमोक्रेटिकली बैकस्लाइडिंग कंट्रीज की रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। सच्चाई तो यह है कि आज के दौर में दुनिया की 70% आबादी या तो गैर लोकतांत्रिक देशों में रहती है या फिर डेमोक्रेटिकली बैकस्लाइडिंग देशों में। रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में लोकतांत्रिक पिछड़ापन देखा गया है वे बड़े देशों की श्रेणी में शामिल हैं, जो दुनिया की 30% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। महज 9% देश ही ऐसे हैं जो उच्च मूल्यों वाले लोकतंत्र में रहते हैं। दुनिया में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग को कई स्वरूपों में देखा जा सकता है। हंगरी, पोलैंड, तुर्की जैसे देशों में लैंगिक समानता और LGBTQIA+ अधिकारों पर हमले जैसी घटनाएं देखने को मिली, तो भारत जैसे देश में धर्म को एक राजनीतिक हथियार बनाया गया। इसी कड़ी में स्लोवेनिया साल 2020 में ही डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडर्स की श्रेणी में शामिल हो गया था। 2021 की बात करें तो इस दौरान डेमोक्रेटिक पिछड़ापन के मामले में दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल रहीं, जैसे कि ब्राज़ील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें हंगरी, फिलीपींस और पोलैंड जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि ऐसी क्या वजहें रहीं जिनकी वजह से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई। तो आइए अब उन कारणों को जान लेते हैं जिनकी वजह से भारत को डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग देशों में रखा गया है। भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संज्ञा आखिर क्यों दी गई होगी? इसका पहला जवाब यह है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा यह कि भारत की कोशिश हमेशा से ही अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने की रही है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रस्तावना को भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने लिखा है। उनके मुताबिक आज भारतीय लोकतंत्र बैकफुट पर है। 1995 के बाद से यह तेजी से सत्तावाद की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में लोकतंत्र का सबसे अधिक हनन एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देश सबसे आगे हैं। भारत में लोकतंत्र की बजाय आज चुनावी प्रक्रियाएं एक महा त्योहार बनती दिख रही हैं। यह त्योहार चुनावी रैलियों में बखूबी देखने को मिलता है। इन रैलियों में चुनावी आचार संहिता की अवहेलना, पैसों की बेहिसाब बर्बादी और नेताओं का दूसरी पार्टी के लोगों के लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग करना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। एशिया प्रशांत के कई देशों में बहुवाद या यूं कहें धार्मिक और जातीय विविधता को तेजी से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। सरकारों ने धार्मिक उन्माद को राष्ट्रवाद का जामा ओढ़ाया हुआ है। सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
राजद्रोह कानून को लेकर भी कई सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं। मनमाने तरीके से लोगों के लिखने, बोलने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर राजद्रोह जैसी धारा लगाए जाने के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की आलोचना का स्थान है, लेकिन सरकारें इसे देश अथवा संविधान का अपमान करार देती हैं और आलोचना करने वाले लोगों पर मनमाने ढंग से देशद्रोह अथवा राजद्रोह का आरोप लगाकर हवालात में डाल देती हैं। इसके अलावा जन आंदोलनों के प्रति सरकार की एक लंबे समय तक अनदेखी सरकार की निरंकुशता को दिखाती है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों से जुड़े हुए अन्य कई विवादित मामले भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा मामला संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रक्रिया को लेकर है। इसे हम किसी विधेयक को पास करवाने के संदर्भ में देख सकते हैं अथवा संसदीय सत्र में प्रश्नकाल को शामिल न करने के संदर्भ में। इसे हम संसद से हालिया सालों में पारित हुए कुछ कानूनों के संदर्भ में देख सकते हैं, चाहे वह कृषि कानूनों को पास करवाने के संदर्भ में हो या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाने के संदर्भ में। संसद में विपक्ष की भूमिका जिस दर से गिरी जा रही है वह चिंताजनक है। संसदीय सत्रों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाली स्वस्थ बहस तो जैसे खत्म ही हो गई है। इतना ही नहीं, कई दफ़ा न्यायपालिका पर भी सवाल उठे हैं। न्यायपालिका को सदैव निष्पक्ष और जनता के हित में निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार न्यायपालिका का झुकाव सरकार की तरफ दिखाई दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें भाई भतीजावाद और कई पदों पर वरिष्ठता क्रम की अनदेखी कर अपने निकटतम लोगों की भर्ती के मामले देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया आज के समय में पैसे और टीआरपी के मोह में फंसी हुई सी दिखती है। लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम मीडिया बखूबी कर रही है। ऐसे गैर जरूरी मुद्दों पर मीडिया को तूल पकड़ते देखा गया है, जो देश में सांप्रदायिकता, जातिवाद, धार्मिक उन्माद आदि को बढ़ाते हैं। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, रोजगार, पुलिस की मनमानी और हिरासत में होने वाली मौतों में बढ़ोतरी आदि जरूरी मुद्दे तो जैसे मीडिया की पकड़ से छूटते ही जा रहे हैं। ऐसे में हमें उन पहलुओं पर भी विचार करना होगा जिससे भारतीय लोकतंत्र पर उठ रहे सवालों को कम किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या हो आगे की राह। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने रिपोर्ट के जरिए इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय जनमानस में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा ही देश में लोकतंत्र को फिर से वापस अपने स्वरूप में लेकर आ सकती है। रिपोर्ट में उन सभी बिंदुओं पर भी जोर दिया गया जिनको अमल में लाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। सबसे पहला काम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में करना होगा। लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे नागरिक जिम्मेदारियों की भूमिका को समझें। किसी भी पार्टी मोह से ऊपर उठकर जरूरत पड़ने पर सरकार के नकारात्मक कार्यों की आलोचना करें और सरकार के सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करें। गौरतलब है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना का स्थान होना चाहिए। इसे राष्ट्रद्रोह का मसला न माना जाए। आलोचना सरकार के किसी भी गलत कदम को उजागर करती है। विरोध को आतंकवाद या राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इससे नागरिकों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। साथ ही इससे नागरिकों की अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता की आज़ादी भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने किसी भी कदम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन न करे। लोकतंत्र में किसी भी तरह का विभाजन करने वाले कारकों की पहचान करनी होगी और उन्हें कम करना होगा। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों और राजनीतिक दलों को सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की ज़रूरतों को सबसे आगे रखते हुए लोकतांत्रिक संस्थानों को नया स्वरूप देना चाहिए। सरकार को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि देश में किसी भी तरह का लैंगिक भेद और सामाजिक असमानता न पैदा हो। राजनीतिक दलों को लैंगिक समानता और व्यापक समावेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही महिलाओं और अन्य वंचित समूहों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने पर भी काम करना चाहिए। उन व्यवस्थाओं पर जोर देना होगा जिससे देश में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों को नागरिकों की सलाह से शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा
और विरोध के लिए सहायक बुनियादी ढांचे को डिजाइन करना चाहिए। विधायिकाओं और नीति निर्माताओं को इस बात पर काम करना होगा कि वे कैसे नागरिकों की चिंताओं को नीतिगत सुधार के जरिए दूर कर सकती हैं। इसके अलावा नागरिक समाज और मीडिया को प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इन सब के अलावा इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश में संसदीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे और नीति कानून आदि को लेकर एक स्वस्थ बहस चल सके। सरकारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर कार्यकारी तौर पर हस्तक्षेप नहीं करें। नागरिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में न्यायालयों को समय समय पर टिप्पणी देकर सरकार और पुलिस आदि को सबक सिखाते रहना चाहिए। नागरिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में न्यायालयों को समय समय पर टिप्पणी देकर सरकार और पुलिस को इस बाबत सावधान रहने के संकेत देने चाहिए। इसके अलावा सरकारों को पत्रकारों और मीडिया के अन्य प्रतिनिधियों की सुरक्षा को वरीयता देनी चाहिए। पत्रकारों को धमकी देना, डराने धमकाने, प्रताड़ित करने, हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए कानूनी जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मीडिया को सरकार की हिमायती बनने से बचकर नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में एक संतुलित नियामक व्यवस्था विकसित करने के लिए सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मानवाधिकार विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों आदि के साथ मिलकर काम करना होगा। यदि इन उपायों की दिशा में काम होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत आगे से अब दुनिया की आलोचनाओं का शिकार नहीं होगा और सही मायने में एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान को वापस पा सकेगा। अब नोट करते हैं आज की ऑडियो आर्टिकल पर आधारित सवाल है, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग क्या है? ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 का हवाला देते हुए भारत में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के कारणों की पड़ताल कीजिए। भारत की एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में पहचान वापस लाने की दिशा में जरूरी उपायों को सुझाइए।